जब हम कमर्शियल लॉ पढ़ते हैं तो कमर्शियल लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है पार्टनरशिप एंड सेल ऑफ गुड एक्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है कमर्शियल लॉ का वो इसी से रिलेटेड है कि डिफाइन करना है आपको पार्टनरशिप के बारे में, डिफाइन पार्टनरशिप, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप एक्ट और साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप आपको डिफाइन करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कमर्शियल लॉ के यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, और इसको मैं फैक्ट और साथ ही साथ कंसेप्ट के साथ कंपाइल करके आपको एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट बता रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना और उसी फॉर्मेट पे आंसर राइटिंग करना है, तो आपको बहुत ही परफेक्ट नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाता है, पहले आप वो नोट डाउन कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है और ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन है भागीदारी की परिभाषा दीजिए, मीन्स डिफाइंड पार्टनरशिप। इसके आवश्यक तत्व बताइए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। भागीदारी और सहस्वामित्व में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ऑनरशिप। और साथ ही साथ इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जाती हैं। लाभों में बंटवारा साझेदारी का एकमात्र साक्ष्य नहीं है, और भागीदारी के विवक्षित प्राधिकार और निर्बंधन। ठीक, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए शुरुआत आप तो नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट इसके आंसर की शुरुआत करेगा तो वो सीधे डिफाइन पार्टनरशिप करेगा। बट आपको अगर आंसर यूनिक लिखना है तो आपको शुरू करना पड़ेगा भागीदारी के जो इतिहास है उसमें कुछ लाइंस आपको देने पड़ेंगे। अब क्या है हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप? तो हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को दो भाग में बांटा गया है। पहला तो एक तो 1932 के पहले का हिस्ट्री और दूसरा 1932 के बाद का इतिहास। तो 1932 के पहले जो था वो बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि उस समय कोई साझेदारी अधिनियम था ही नहीं, और जो भी चीज़ें हो रही थी वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के 11वें अध्याय में वर्णित थी। ये फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद भारत सरकार ने देखा, जब औद्योगिक प्रगति होने लगी तो 1932 में सारी जो कमियां थी पार्टनरशिप की, उन कमियों को दूर करते हुए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को पारित किया। और बेसिकली ये किस चीज़ पर आधारित थी? ये आंग्ल साझेदारी अधिनियम 1819 पर आधारित थी। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। अब डेफिनेशन कहाँ से शुरू होगी? तो डेफिनेशन जो है उसके लिए लिखिएगा एक फैक्ट, धारा 4, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में भागीदारी शब्द को परिभाषा दी गई है। अब परिभाषा क्या दी गई है आपको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। तो धारा 4 कहती है भागीदारी उन व्यक्तियों के मध्य का संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के, पहला कीवर्ड, लाभ में अंश पाने का करार किया हो। दूसरा कीवर्ड, जो उन सब में से या उनमें से किन्हीं या किसी द्वारा जो उन सब की ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जा रहा हो। यह दो कीवर्ड है, एक तो लाभ में अंश प्राप्त करना, दूसरा करार होना, और तीसरा कोई एक जो है उस कारोबार को चला रहा हो। सबके सब नहीं चलाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, पार्टनरशिप कर ली है, वो फर्म कहलाते हैं। सामूहिक रूप से उनको क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? फर्म का नाम कहते हैं। अब हमने धारा 4 में पार्टनरशिप को परिभाषित कर दिया। तो भागीदारी अधिनियम की धारा 4 में भागीदारी की परिभाषा है, भागीदारी फर्म क्या है ये बताया गया, और फर्म के नाम की परिभाषा, इन तीनों को धारा 4 में कहा गया है। और इसमें कीवर्ड्स क्या है? एक तो लाभ का अंश, यानी कि हिस्सा होना चाहिए, जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है तो ही पार्टनरशिप, ये मेन है। एक दूसरा है करार होना चाहिए, और करार शर्तें उसमें दी गई हो, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें शर्त भी हो। इसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसका संचालन करने के लिए भी, कि कौन इसका संचालन करेगा, एक व्यक्ति करेगा, दो व्यक्ति करेगा, पूरा ग्रुप करेगा, संयुक्त रूप से कारोबार चलेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और चौथा, वो फर्म है या पार्टनरशिप है, मतलब ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब हमें आना है थर्ड उस पर कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपने परिभाषा दे दी है, लेकिन इसके कीवर्ड्स, मतलब भागीदारी के गठन के लिए कुछ एलिमेंट्स, सबसे पहले कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक स्ट्रक्चर बना के। इसमें सबसे पहले है कि भागीदारी के लिए कुछ व्यक्ति के बीच में ही करार होगा, एग्रीमेंट अकेला इंसान तो कर नहीं सकता है। दूसरा, इस एग्रीमेंट का या करार का उद्देश्य किसी बिजनेस का संचालन करना होगा। तीसरा, जो भी लाभ होगा वो आपस में वितरित होगा और इसके लिए सहमति होनी जरूरी है। और चौथा, कि करार के पक्षकारों में से एक या कई व्यक्ति द्वारा उन चीज़ों को उसको किया जाएगा। तो सबसे पहले एग्रीमेंट देख लेते हैं। एग्रीमेंट की शर्तें क्या हैं?
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, या और ये दिया हुआ है धारा 5 में। अब हम आ जाते हैं धारा 4 से अगला धारा 5 में। तो धारा 5 के अनुसार भागीदारी के अस्तित्व के लिए करार जरूरी है, क्योंकि भागीदारी सिर्फ करार से उत्पन्न नहीं होती है, अन्य तरीके से नहीं। तो करार का तत्व ही भागीदारी को संयुक्त हिंदू परिवार से पृथक करता है। क्या होता है कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहाँ पे एक व्यापार चलता रहता है, बिजनेस फैमिली होती है, उनमें कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है, तो वो क्या है, वो पार्टनरशिप नहीं है। अनटिल अनलेस उनमें आपस में लिखित एग्रीमेंट ना हो तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसीलिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये किस में दिया हुआ है, धारा 5 में। अब अगला है कि भागीदारी का करार किसी कारोबार या बिजनेस के संचालन के लिए हो। जैसे, तो इसके लिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, सबसे पहले आपको उस बिजनेस का अर्थ बताना होगा, और ये किस में दिया हुआ है, धारा 2 क के अकॉर्डिंग कारोबार या बिजनेस के अंतर्गत कोई भी ट्रेड या व्यापार होगा, कोई ऑक्यूपेशन या कोई प्रोफेशन, मतलब व्यापार, उपजीविका या वृत्ति सम्मिलित होती है। अब इस परिभाषा को शाब्दिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एक व्यापार जो कर रहा है कोई, वो तो कारोबार है, लेकिन कोई ऐसा जो सिर्फ अपना चलाने के लिए, उपजीविका चलाने के लिए कर रहा है, वो कारोबार नहीं है। अब इसके लिए क्या है, कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसमें लाभ प्राप्त हो, तभी वो कारोबार कहा जाएगा। अब मान लीजिए कि कुछ लोगों ने मिलकर के गेहूं और चावल, तेल खरीद लिया और इसको आपस में ही बांट लिया, तो ये क्या है, ये बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं होगी। बेसिकली पार्टनरशिप के लिए अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको प्रूफ करना होगा कि ये एक बिजनेस है, और बिजनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। आपस में बांटने से बिजनेस नहीं होता है, बल्कि जो भी चीज़ें हम बेच रहे हैं उससे हमें लाभ अर्जित होना चाहिए, तो ही वो बिजनेस है। तीसरा पॉइंट है, भागीदारों के बीच लाभ या हानि का आपस में वितरण होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्स में। अब कोई भी व्यापार शुरू किया आपने, तो ये करार होना चाहिए, ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि इससे जितना भी लाभ होगा वो हम इतना 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 परसेंट बांटेंगे, और जितनी भी हानि होगी वो भी परसेंट वाइज बंटना चाहिए। इस पर एक केस है, कॉक्स बनाम हिकमैन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये केस क्या है, तो इसमें क्या है, लोहे के व्यापार के लिए एक भागीदारी चल रही थी, और भागीदारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने महाजनों से एक समझौता कर लिया, और समझौते में भागीदारी का पूरा व्यापार और संपत्ति महाजनों द्वारा गठित एक न्यास मंडल को दे दिया गया। अब इस न्यास मंडल को यह अधिकार दिया गया कि वो भागीदारी के व्यापार का संचालन करे, और उससे होने वाला जो लाभ है वो आपस में ऋण के बदले में, जो भी कर्जा लिया है उसके बदले में आपस में बांट लें। अब जो भी भागीदार थे और महाजन थे, उनके बीच में ये करार हुआ या एग्रीमेंट हुआ कि ऋणों का जब भुगतान पूरा हो जाएगा तब व्यापार भागीदारों को वापस करना होगा। जब तक ऋण चल रहा है तब तक वो व्यापार किसका होगा, महाजनों का होगा। तो इसमें काम्स इस न्यास मंडल का एक सदस्य था, उसने व्यापार के प्रबंध में कोई हिस्सा नहीं दिया, और न्यास मंडल में व्यापार के दौरान हिकमैन से कोयला खरीदा, और इसका मूल्य का जो पेमेंट करना था नगद ना देके उसने क्या किया, एक वचन पत्र में लिख दिया। अब वचन पत्र की जो समय सीमा थी वो पूरी होने पर भी भुगतान ना मिलने पर हिकमैन ने कॉक्स के विरुद्ध एक केस कर दिया। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसे व्यापार के लाभ में अंश लेने का अधिकार नहीं है उसे भागीदार नहीं माना जा सकता, पर प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के लाभ में हिस्सा प्राप्त करता है आवश्यक रूप से पार्टनर नहीं हो जाता। ठीक, तो ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का है, इसलिए ऐसा संबंध रखने वाले व्यक्ति भागीदार होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि करार के अंतर्गत किए जाने वाले कारोबार का संचालन करार के पक्षकारों में से एक या कई व्यक्तियों द्वारा उन सभी की ओर से किया जाए, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक अभिकरण। इसमें क्या है कि ये म्यूचुअल एजेंसी, इसमें भागीदारी के सभी सदस्य एक दूसरे के अभिकर्ता यानी कि एजेंट माने जाते हैं, और भागीदारी का व्यापार या कारोबार सभी भागीदारों द्वारा उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि अगर 10 लोगों ने आपस में पार्टनरशिप की है तो 10 लोग इस कारोबार को चलाएं, 10 में से हो सकता है 2 लोगों को ही नियुक्त किया गया हो उस कारोबार को चलाने के लिए। ये क्या है, एजेंट है। अब आगे क्वेश्चन है कि सहस्वामित्व और भागीदारी में अंतर क्या है, को ओनरशिप और पार्टनरशिप में। तो सहस्वामित्व क्या होता है, सहस्वामित्व के बीच करार का होना आवश्यक नहीं है, एग्रीमेंट का होना, जबकि भागीदारी में आवश्यक है।
दूसरा, सहस्वामित्व या को ऑनरशिप में लाभ का अंश प्राप्त करना जरूरी नहीं है, जबकि भागीदारी में जरूर। तीसरा, म्यूचुअल एजेंसी जो है वो इसमें ज़रूरी नहीं है, जबकि भागीदारी में एक अभिकर्ता या एजेंट होना ज़रूरी है। चौथा, हित का हस्तांतरण, यानी कि कोई सहस्वामी अपने सहस्वामियों की इच्छा के विरुद्ध अपने हित को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है यहाँ पे को ऑनरशिप में, जबकि भागीदारी में ऐसा नहीं है। पांचवा, बंटवारा। एक सहस्वामी संपत्ति का बंटवारा करा सकता है, पर बंटवारा अधिनियम के उपबंध से अलग किसी और रीति, किसी और तरीके से दूसरे सहस्वामियों की सहमति के बिना संपत्ति का विक्रय नहीं कर सकता। ये को ऑनरशिप में है। जबकि भागीदारी में क्या है कि रुपये पैसे के रूप में बंटवारा कराने का अधिकार नहीं है, पर भागीदारी के जो विक्रय करा रहा है उसको विभाजन कर सकता है। छठा, संपत्ति पर धारणाधिकार, मतलब एक सहस्वामी का लागत या व्यय जो भी खर्चा हुआ है उसमें सार्वजनिक रूप से स्वामित्वाधीन वस्तु पर धारणाधिकार नहीं होता है, ना ही उस पर होता है कि दूसरों से किसी सार्वजनिक ऋण या जो कॉमन डेप्ट लिया गया है उसमें, जबकि भागीदारी का धारणाधिकार होता है। सातवां, उपचार। उपचार में क्या आता है कि लेखा के रूप में, अन्यथा जो उपचार किसी सहस्वामी के दूसरे के खिलाफ प्राप्त है वो आवश्यक दृष्टि से उनसे भिन्न और अपेक्षाकृत कम होते हैं। और भागीदारी में क्या होता है कि एक भागीदार को अपने सहभागीदारों के खिलाफ विस्तृत उपचार प्राप्त है, जबकि को ऑनरशिप में ये नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि लाभ का बंटवारा साझेदारी का एकमात्र साक्ष्य नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो मतलब अगर कोई लाभ का बंटवारा कर रहा है तो इसका मतलब कि वो पार्टनरशिप है या है, ये सही है या गलत है। तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यापार में होने वाले लाभ में हिस्सा लेना पार्टनरशिप की स्थापना का पहला साक्ष्य है, पर एकमात्र इसकी वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है, पार्टनरशिप है। इसके लिए मुकदमों का जब तथ्य देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं और भागीदारों के वास्तविक संबंध देखते हैं, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि उनमें म्यूचुअल एजेंसी है कि नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा धारा 6 में। अब तक हमने धारा 4 पढ़ा, धारा 5 पढ़ा, अब धारा 6 में जाएंगे। धारा 6 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभ में से किसी अंश को या किसी कारोबार के लाभ प्राप्त होने पर उपार्जित लाभ में से किसी अंश को घटते बढ़ने वाले किसी समुदाय की प्राप्ति स्वयं ही उसे उस कारोबार को चलाने वालों को भागीदार नहीं बना देती है। अब इसके लिए उदाहरण कैसे है, उदाहरण में समझना होगा। जैसे कोई ऋणदाता द्वारा लाभ में अंश लेना, किसी ने आपको आपके बिजनेस के लिए ऋण दिया और उसमें से वो लाभ का अंश ले रहा है, तो वो आपका पार्टनर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कोई ऋणदाता फर्म के कारोबार से जो लाभ का हिस्सा ले रहा है वो अपना ऋण ले रहा है, ना कि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है। इसमें एक केस लिख लीजिएगा, ब्रेडले बनाम कंसोलिडेटेड बैंक। इसमें कहा गया था कि इसमें क्या था केस कि एक ठेकेदार को रेलवे कंपनी से कोई संविदा को पूर्ण बनाने हेतु कुछ ऋण दिया गया और ऋण के भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए ठेकेदार ने अपनी पूरी मशीनरी ऋणदाता के नाम कर दिया। और इसमें कहा गया कि ठेकेदार के दिवालिया हो जाने पर ऋणदाता कार्य को चलाता रहेगा। और इसमें क्या है, तो फिर ऋणदाता भागीदार हुआ? नहीं, ऋणदाता यहाँ भागीदार नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है सेवक द्वारा पारिश्रमिक के रूप में लाभ प्राप्त करना। आप कोई सेवक है, इसमें केस है मुंशी अब्दुल लतीफ बनाम गोपेश्वर साटोराज कि अगर कोई ठेकेदार ने रेलवे बैगन लादने और खाली करने का कार्य लिया और इस कार्य को करने के लिए एक सेवक नियुक्त किया और उस सेवक को लाभ का एक निश्चित भाग दे दिया, तो वो सेवक उसका पार्टनर नहीं हो गया। तीसरा है मूल भागीदार की विधवा या बच्चों द्वारा लाभ में हिस्से की प्राप्ति। इसमें केस है राधा कृष्ण दास बनाम गगन भाई। इसमें अगर कोई मृत हो जाता है कोई पार्टनर, तो उसकी विधवा या बच्चों को जो वार्षिक लाभ मिलता है वो क्या है, उससे वो उनके पार्टनर नहीं हो गए। चौथा है गुडविल के विक्रेता द्वारा लाभ में अंश प्राप्त करना। इसमें केस है रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का केस कि अगर कोई व्यक्ति अपने कारोबार को गुडविल को बेच देता है और क्रेता इसके बदले में विक्रेता के लाभों में से कुछ अंश लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पार्टनर नहीं बन जाता है। इसमें केस लिखिएगा रॉबिन्सन बनाम क्लार्क का। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लास्ट में फिर कंक्लूड करना है अपने थॉट के हिसाब से। आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको एक बार और सुन के इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर लीजिएगा। मैंने एक साथ 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके एसेंशियल एलिमेंट, दूसरा भागीदारी और सहस्वामित्व में अंतर, और तीसरा कि लाभों में बंटवारा साझेदारी का एकमात्र साक्ष्य नहीं है। मैंने आपको एक साथ 3 क्वेश्चन के आंसर बताया। आप इसको मर्ज करके एक प्रॉपर आंसर तैयार कर सकते हैं। 1932 के एक्ट से लेके धारा 4, धारा 5, धारा 6 और मैंने आपको एटलीस्ट 7-8 केसेस बता दिए हैं। उसका एक स्ट्रक्चर बना करके ज़रूर से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कंसेप्ट को। कोई डाउट क्वेरी रह जाएगी तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और नीचे सब्सक्राइब बटन अगर रेड दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले।
और धीरे धीरे हम लॉ के सारे पेपर कंप्लीट करेंगे। पहले की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चाहे तो उसे ज़रूर देखिएगा।